फंक्शन क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन डिफाइंड है R2R। क्या आप इसकी डिसकॉन्टिन्यूटीज बता सकते हैं, या ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा? कैसा नेचर होगा इस फंक्शन का? अगर अलग अलग देखा जाए दोनों फंक्शंस को तो आप जानते हो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड दिस वन इज अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है ये? डिसकॉन्टिन्यूस ऑन मैम इंटीजर्स। जो इंटीजर्स पॉइंट है वो उस पे। हाँ, ठीक है। तो एक बार इसकी कोशिश करो थोड़ा सा निकालने की, कुछ इंटरवल्स बना के 0 to 1, 1 to 2, क्या आपको समझ में आता है? ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार ट्राई करो, फिर हम करेंगे डिस्कस इसको। जो मैंने नोट्स कहे थे, रियल के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, डिप्स के, वही करा लो, क्योंकि उतना अगर मैं लिखने चलूँगी तो पॉसिबल ही नहीं, काफ़ी कुछ उनमें लिखा हुआ है। देख लिया सबने नोट्स? यस मैम। ठीक है, अपना साथ में उसमें साइड में नोट भी करते रहना जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा लगे आपको। मंडे को तो फिर एक ही क्लास होगी। एकता, अब दोपहर में क्लास नहीं ले पाओगे आप? मैम शायद नहीं ले पाएंगे, अगर 11 तारीख को वेरिफिकेशन भी है, अगर क्लास कम लगी तो शायद हो भी सकता है, और नहीं तो मेरी 3 बजे तक क्लास है। 3 बजे तक, ठीक है। चलो, मंडे को एक ही क्लास रहेगी। कल वो डायगोनलाइजेबिलिटी का मैम कंप्लीट हो जाएगा। मेरा तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, मतलब मैंने एक ही पॉइंट पे चेक किया 0 में। 0 में, अच्छा। हाँ ठीक मैम, है, इसको हम आगे मैंने बढ़ाते हैं। मैम ए में किया मैम। ए हाँ। मान लो कोई भी इंटीजर है, हम्म, तब उसमें भी वो डिसकंटिन्यूअस दे रहा है। किसी भी मतलब इंटीजर हम में डिसकंटिन्यूअस दे रहा है। पहली बात तो मैम वो तो इक्वल नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। कोई भी इंटीजर पे चेक करें अगर हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट ए बी एन इंटीजर, ठीक है? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, इस पे निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। देखो, 0 के लिए अलग से चेक कर सकते हो, और चलो मान लेते हैं लेट ए बी है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मॉड एक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, अभी देखते हैं उसको। मॉड एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और हम कौन सी लिमिट चेक कर रहे हैं? अभी के लिए राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा राइट हैंड लिमिट पे? ए ही मैम आना एक है। सी बन जाएगा। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये ए ही आएगा। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सम इंटीजर, सम किसी इंटीजर में हल्का सा चेंज है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया जा रहा है। जैसे कि 5 एक इंटीजर है, 0.0001 कुछ इस टाइप का इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा? 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम a के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे a आ जाने वाला है, दिस इज 2a, ठीक है? लेफ्ट यस हैंड मैम। लिमिट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तब क्या होगा, यहाँ देखते हैं हम। मॉड एक्स के लिए सेम ही रहने वाला है, लेकिन इसके लिए कुछ चेंज होने वाला है। मॉड एक्स के लिए तो यहाँ पे a ही आ जाएगा। जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे आपको a ही मिलने वाला है मॉडुलस फंक्शन के केस में। लेकिन जब हम a नेगेटिव, मतलब 5 मैम ए इसका माइनस माइनस वन हो जाएगा। वन माइन a ए माइनस माइनस। वन,
a-1 हो जाएगा। हाँ वही हाँ बता मैम, रही हूँ। a-1। जैसे 5 से जस्ट कोई छोटा, 5 माइनस नंबर से क्या मतलब होता है, 4 से जस्ट कोई छोटा नंबर, बहुत कम गैप वाला नंबर, इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे आपको पता है 4 ही आने वाला है। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, 5 का जैसे आंसर 4 आया तो इसलिए a का आंसर यहाँ पे a-1 आएगा। तो ऊपर वाली लिमिट 2a थी, नीचे वाली लिमिट 2a-1 है। ठीक है, ये सिर्फ इंटीजर पे हमने चेक किया तो प्रॉब्लम आई। सिमिलरली आपको ये काम करना है, अब आप ये खुद कर सकते हो। लेट a बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, तब क्या होगा, ठीक है, उसके लिए आप चेक कर लेना, और a इज इक्वल टू 0 के लिए अलग से चेक करके देख लेना। शायद इतने केसेस बनाने की जरूरत भी ना पड़े। मॉड x मॉड ऑफ 5 0, वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू करके देगा। ठीक है, उसको डायरेक्ट हम एब्सोल्यूट वैल्यू करके भी लिख सकते हैं, पर सिंस इट इज पॉजिटिव तो यहाँ पे ठीक है। चलो अलग अलग केसेस ही बना के देख लेना। ठीक है, अगर a बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मॉड x की जो लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगी मॉड x, ठीक है, उस पे वो माइनस ऑफ दैट आ जाने वाला है। जैसे कि आप निकालते हो लिमिट x अप्रोचिंग टू -5 ऑफ मॉड x, तो क्या निकल के आता है, जो भी है आंसर जो भी आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू मैम -5। माइनस ऑफ -5 ऐसे लिखेंगे, मतलब जो भी है उसका नेगेटिव होके बाहर आएगा। तो ये सब चीज़ें का हमें ध्यान रखना है। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, नेगेटिव जब आप डालते हो तो नेगेटिव करके बाहर देता है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट माइनस x व्हेन x इज लेस देन, दोनों में इक्वलिटी आप लगा सकते हो। ठीक है, इक्वल टू 0 पे कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो, दोनों में ही सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव पुट कर रहे हो तो माइनस ऑफ करके बाहर देता है वो। ठीक है, ये सब बातें बेसिक्स ही हैं, सबको पता है आई सपोज। तो ये फंक्शन कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स की वजह से कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से आ रही है। और जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं था, वैसे ही ये फंक्शन हमें निकल के आया कि ये भी इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस आएगा। तो इसकी डिसकॉन्टिन्यूटीज का सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज मैम इंटीजर्स ही बनेगा। क्या बनेगा, इंटीजर्स का सेट। इसकी नोटेशन लिख दी है मैंने। अच्छा, और मैम ये डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट टाइप का होगा। ये डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी टाइप की होगी, जिसमें अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी में आएगी। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये सब भी चीज़ें अच्छी बात है, आपने चेक कर लिया, साथ साथ चेक करते रहो। लास्ट क्लास में हमने डिसकॉन्टिन्यूटीज के बारे में जाना था। अब अगर कॉन्टिन्यूटी हमें सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के हेल्प से देखनी हो तो कैसे देखेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के हेल्प से क्या होगा, मान लेते हैं कोई फंक्शन है R2R है या S2R ले लेते हैं कोई फंक्शन, वेयर S इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, अब कोई भी सीक्वेंस अगर ले लें फॉर ऑल an इन, इस S के अंदर कोई भी आप सीक्वेंस सपोज कर लो, फॉर ऑल सीक्वेंसेस an इन S सच दैट an कन्वर्जेस टू a, देन f ऑफ an करके जो सीक्वेंस बनेगा वो f ऑफ a पे कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, तभी कॉन्टिन्यूस कहलाएगा फंक्शन। तो क्या लिखूं मैं, f इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का केस है, ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। इफ एंड ओनली फॉर ऑल सीक्वेंसेस an in S, an converges to a, then f of an converges to f of a। ठीक है, इसी तरह अगर ये वाला तो काम आने नहीं वाला है, क्योंकि अगर इसको आप काम में लोगे तो आपको सारे सीक्वेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप सारे सीक्वेंसेस चेक कर लो और फिर कॉन्टिन्यूटी वहां से बोल दो। तो यहाँ पे क्या काम आएगा इसका, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव काम आएगा। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। देखो, दो तरीके से बोला जा सकता है यहाँ पे। पहला तरीका, कोई दो सीक्वेंसेस मिल जाए, देयर एग्जिस्ट an कन्वर्जिंग टू a
एंड बी एन कन्वर्जिंग टू ए। कोई दो सीक्वेंसेस मिल जाएं जो ए पर ही कन्वर्ज कर रहे हो, लेकिन जब हम एफ ऑफ ए एन की बात करें तो वो किसी L1 पे कन्वर्ज कर जाए, और एफ ऑफ बी एन की बात करें तो वो किसी L2 पे कन्वर्ज कर जाए। हम ऊपर क्या बोल रहे थे कॉन्टिन्यूटी के केस में, जस्ट ऊपर वाली स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा है, ऊपर वाली स्टेटमेंट का एकदम ऑपोजिट लिखा है। मैम यहाँ पे तो L1 L2 सेम भी हो सकते हैं। L1 और L2 सेम या कुछ अलग भी हो सकते हैं, बिल्कुल। मतलब मैम एफ ऑफ ए ना आए, सेम, मेन बात ये है एफ ऑफ एन हाँ मैम एफ एफ ऑफ ऑफ एन एन आए। आए, ठीक है। तो उस केस में भी डिसकंटिन्यूटी होगी। मान लो कि L1 L2 इक्वल भी आ जाते हैं, लेकिन L1 इक्वल टू L2 बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो भी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा फंक्शन। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। या फिर दूसरी तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं इस बात को, एक तो ये हो गया कुछ ऐसा होल्ड कर जाए तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दो सीक्वेंसेस एग्जिस्ट कर जाए सच दैट उन पर एफ लगाने थे, या तो वो अलग अलग लिमिट्स दे दें या कोई ऐसी लिमिट दे दे जो एफ ऑफ ए के बराबर ना हो। दूसरा देख लेती हूँ मैं। दूसरा इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई ए एन कन्वर्जिंग टू ए मिल रहा है, कोई ऐसा सीक्वेंस मिल जाए ए एन कन्वर्जिंग टू ए सच दैट जो एफ ऑफ ए एन हो ना वो कन्वर्ज ही ना करे, डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्ज ना करे या कन्वर्ज करे तो एफ ऑफ ए के बराबर ना आए, ये भी बोल सकते हैं। एफ ऑफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए, तब भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि कोई एग्जांपल बताती हूँ मैं इन सब बातों से रिलेटेड। इस फंक्शन मैम को ये, मैम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ मैम इस जो सेकंड वाला आपने लिखाया, इसमें सिर्फ एक सीक्वेंस मिलने से ये हो जाएगा कम, हाँ, दो सेकंड वाले सीक्वेंस जो का मैंने जरूरी लिखा नहीं। दो सीक्वेंस जरूरी नहीं है, कोई भी एक ए एन एग्जिस्ट कर जाए सच दैट एफ ऑफ एन कन्वर्ज ही ना करे, ठीक है। डाइवर्जेंट हो जाए या कुछ और हो हाँ जाए मैम। ऑसिलेटिंग टाइप का। मैं भी हार्ड कॉपी करा ही लूँ, मुझे नोट्स बार बार देखने पड़ रहे हैं। इसके लिए मैं कौन सा एग्जांपल बताऊं। मैम ये अमित कुमार बंगाली है क्या? अमित कुमार को पता, मुझे तो पता नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब जो नाम है ये बंगाली बंगाली लगता है। अमित तो हिंदी नाम भी होता है, बहुत कॉमन नाम है अमित तो, ठीक है, कॉमन है ये नाम। देखो ये फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to 1 when x belongs to rational, f of x is equal to -1 when x belongs to irrational। तो एक सीक्वेंस सपोज करते हैं, कौन सा सीक्वेंस सपोज करें? एक सीक्वेंस सपोज करते हैं 1/n, ठीक है। 1/n 0 पे कन्वर्ज करता है, तो f of 1/n किस पे कन्वर्ज करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी अगर हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो f of 1/n f of 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। f of 1/n यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा? f of 1/n f of something rational, तो f के अंदर जब आप जीरो ही रैशनल है, डालोगे तो 1 क्या आएगा। आएगा? 1 आएगा। तो 1 क्या f of 0 पे कन्वर्ज करेगा? नहीं, ये तो कर रहा है। मैम ये कर रहा है। ये वाला लेते हैं, कुछ और लेते हैं, चलो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। अब देखो √2/n एक सीक्वेंस लिया जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, f of √2/n f of 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। f of 0 क्या आएगा? हाँ बोलो। f of 0 कैसे 0 हो गया? मतलब 0 रैशनल है या इरेशनल? 0 रैशनल है। तो मैं f वो of तो 0 1 इक्वल देगा। टू 0, किसने कहा f of 0 इक्वल टू 0 हो गया? मैं कह रही हूँ कि अगर कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है तो ये होल्ड करना चाहिए। क्या ये होल्ड करेगा या नहीं? चलो ऐसे नहीं लिखती मैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एक सीक्वेंस ले लिया हमने, उसको an नाम दे दिया, ठीक है, वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। 0 क्या हो गया? जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक करेंगे या कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, चलो हम 0 पे कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे ही हमने इस पे f लगाया, इस सीक्वेंस पे f ऑफ an, क्या आएगा वो f ऑफ रूट 2 बाय n। f ऑफ रूट 2 बाय n क्या आएगा यहाँ से, f के माइनस अंदर -1। हाँ -1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप f के अंदर हमेशा क्या डाल रहे हो, एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर डालने से क्या फंक्शन हमारा आउटपुट देता है, -1। ठीक है, इसकी सारी टर्म्स, इस सीक्वेंस की हर एक टर्म √2/1, √2/2, √2/3, जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, इर्रेशनल टर्म्स होंगी। इसीलिए ये जो सीक्वेंस नया क्रिएट होगा, वो सीक्वेंस क्या क्रिएट होगा, एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगा, -1 -1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी -1, इसके -1, इसके भी -1, इस तरीके से एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा -1 का। अब ये कांस्टेंट सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करता है, ऑब्वियसली -1 पे। ठीक है, लेकिन f ऑफ an तो 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए था। यस मैम। अगर an converges to 0, then f of an converges to f of 0. If it does not converge to f of 0, then this imply that f is discontinuous at कौन सा point, at 0। this point। ये तो चलो 0 के लिए बात हो गई, लेकिन किसी भी जनरल पॉइंट के लिए सेम बात की जा सकती थी। मैम f ऑफ 0 क्या है? f of 0 क्या है, मतलब f of 0 की वैल्यू, हाँ 1 नहीं आएगी? हाँ 1 आएगी। यहाँ -1 आ रहा है ना हमारा। f ऑफ an क्या आया, -1 सीक्वेंस आया, कांस्टेंट सीक्वेंस, वो -1 पे कन्वर्ज कर रहा है। यस मैम। तो f ऑफ an क्या f ऑफ 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, f ऑफ an तो -1 पे कन्वर्ज कर रहा है, f ऑफ 0 हमेशा 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आए। इक्वल आते तो कॉन्टिन्यूटी की बात की जा सकती थी, वहां से भी श्योरिटी नहीं मिलती, क्योंकि हमें हर एक के लिए शो करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमने शो कर दिया कि इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन 0 पे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक और क्राइटेरिया बता देती हूँ मैं साथ के साथ, वो ज़्यादा इजी पड़ता है कि किसी फंक्शन की, एक मिनट, जो मैंने क्राइटेरिया परसों भी बताया था, फिर मैं रिपीट ही कर देती हूँ आज, रैशनल और इरैशनल का। लिमिट x अप्रोचिंग टू ए, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट ए पर लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, उसके लिए क्राइटेरिया है। लिमिट x अप्रोचिंग टू ए f ऑफ x is equal to L exist and is equal to L if and only if for all an belongs to Q। ये सीक्वेंस है जो कहाँ से है, Q से, ऊपर लिख देती हूँ मैं, belongs to Q converging to A implies f of an converges to L। ठीक है, for all Bn, ये सीक्वेंस है इरेशनल से converging to A implies f of Bn converges to L। अब इस बात का मतलब क्या है, कोई भी आप रैशनल का सीक्वेंस लो कन्वर्जिंग टू ए, f ऑफ an L को कन्वर्ज कर जाए, कोई भी इरेशनल का सीक्वेंस लो वो भी a को कन्वर्ज करने वाला हो, और f ऑफ Bn भी L को ही कन्वर्ज कर जाए। तो ये अगर कंडीशन सारे सीक्वेंसेस के लिए होल्ड करती है, तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस सीक्वेंस की। अब फिर से वही बात आ गई, सारे सीक्वेंसों को कौन चेक करने बैठेगा, दिस इज इम्पॉसिबल टू चेक ऑल द सीक्वेंसेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज करते हैं। उसमें क्या कहा जाता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की बात की जाती है। क्योंकि ये जो क्राइटेरियाज मैं अभी बता रही हूँ डिसकंटिन्यूटी या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के, वो सारे आपके डिस्प्रूव करने में ही काम आएंगे, डिसकंटिन्यूटी दिखाने में या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो ये लिमिट का क्राइटेरिया है, लेकिन अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपने ये दिखा दिया लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो वो डिसकंटिन्यूअस तो वैसे ही हो जाना है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू ए f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, इसका कुछ उल्टा होने वाला है। मतलब ये जो L पे कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और यहाँ पे फॉर ऑल है तो क्या होने वाला है,
देयर एग्जिस्ट, कोई ऐसा सीक्वेंस मिल जाए Q के अंदर कन्वर्जिंग टू A implies f of an does not converge to f of A, does not converge to, हाँ ठीक है, f of an converges to L1, किसी L1 पे कन्वर्ज कर जाए और कोई Bn मिल जाए सीक्वेंस इरेशनल्स का such that f of Bn L2 पे कन्वर्ज कर जाए। ऊपर कहा जा रहा था कि सेम पे कन्वर्ज करें, नीचे कहा जा रहा है कि किसी L1 और L2 पे कन्वर्ज कर जाएं, अलग अलग L1 और L2, L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल, या फिर कोई एक डाइवर्जेंट हो जाए, तब भी आप वही बात कह दोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब है इसका? कोई अगर ऐसे भी बोल दे कि कोई सीक्वेंस ऑफ रैशनल आपको मिल जाए सच दैट f of an डज नॉट कन्वर्ज या f of bn डज नॉट कन्वर्ज, इतना बोलना भी काफी होगा ये बोलने के लिए कि लिमिट x अप्रोचिंग टू f of x डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को इस चीज में अभी तक कोई डाउट है तो मुझे बताएं। bn कन्वर्जेस टू a होगा ना? bn कन्वर्जेस टू a होगा, हाँ बिल्कुल गलती से लिख दिया। bn इरेशनल्स का सीक्वेंस है, an रैशनल्स का सीक्वेंस है। अब तक जितना काम हुआ है इसमें बता दो, कहीं पे कोई डाउट हो। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है मैम। ये क्राइटेरिया मुझे बेस्ट लगता है, रैशनल और इरेशनल वाला। और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, एक और बात बताई थी, उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स और इरेशनल्स बनाना कितना आसान है। अल्फा कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिया जाए, इस पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस ऑफ इरेशनल बनाना कितना आसान है। सीक्वेंस ऑफ इरेशनल कोई बताएगा? सीक्वेंस ऑफ रैशनल दोनों बनाना चाहते हैं इसी मैम को। पहला होगा मैम अल्फा प्लस रूट 2 बाई एन। अल्फा प्लस रूट 2 बाय एन, रूट 3 बाय एन, रूट 5 बाय एन, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो लिख देना। अब ये सीक्वेंस है, इसकी कन्वर्जेंस एक बार देखते हैं। ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? जिसने भी थोड़ा बहुत सीक्वेंसेस पढ़ा है उसको पता है कि ये अल्फा पे कन्वर्ज करता है, क्योंकि ये दूसरा वाला पार्ट ये तो 0 पे ही जाता है। सो दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अल्फा, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अल्फा। तो सीक्वेंस ऑफ इरेशनल है, इस बात की क्या गारंटी है? ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। अगर अल्फा रैशनल हुआ तो भी रैशनल प्लस इरेशनल इज गोइंग टू बी इरेशनल। अगर अल्फा रैशनल, हाँ अगर अल्फा इरेशनल हुआ तो इरेशनल प्लस इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है। इसकी सीक्वेंस की हर एक टर्म इरेशनल आएगी। सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स का क्या मतलब हो गया? सीक्वेंस की हर एक टर्म इरेशनल आनी चाहिए। एक भी टर्म ऐसी मिल गई जो इरेशनल नहीं आ रही तो वो सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नहीं कहलाएगा। मान लो कोई एक टर्म आ गई सीक्वेंस, उसमें रैशनल वाली टर्म आ गई तो वो सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नहीं कहलाएगा। पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से कंप्लीटली सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स बनता है। इसकी हर एक टर्म इरेशनल नंबर है। इधर आते हैं सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स पे। हमने कैसा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया था? यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ऐसा कुछ किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से। और भी कर सकते हैं पर मैंने आपको एक स्पेसिफिक बता दिया था कि ये वाला सीक्वेंस है ये पक्का अल्फा पे जाएगा। कैसे जाता है अल्फा पे? क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो x माइनस मैम वन से सैंडविच थ्योरम से हुआ था। हाँ सैंडविच थ्योरम से हुआ था। हमने क्या कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस वन से x के बीच में लाई करता है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसी बात को हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्राफ्स वगैरह जो मैं पढ़ाऊंगी एक दो क्लासेस बाद, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी ग्राफ्स, तो वहाँ से हम और ज़्यादा देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ग्राफ में कम से कम 2 क्लासेस जाएंगी, ठीक है। ग्राफ सीखने बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रही थी कॉन्टिन्यूटी का आपको आइडिया लग जाए तब ग्राफ करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए मैंने अभी तक नहीं कराए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी पड़ा है दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एन बाय एन, अल्फा एन माइनस 1 बाय एन, ठीक है। अब स्क्वीज प्रिंसिपल लगाएंगे हम इस पे। स्क्वीज प्रिंसिपल लगाते हैं। जो लेफ्ट हैंड वाला है वो किस पे कन्वर्ज करता है?
राइट हैंड वाला तो देखो अल्फा पे ही कर रहा है, लेफ्ट हैंड वाला किस पे करेगा, अल्फा माइनस 1/n, तो दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू अल्फा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अल्फा। अब लेफ्ट और राइट दोनों वाले अल्फा पे कन्वर्ज कर रहे हैं, दोनों ही सीक्वेंसेस, तो ये सीक्वेंस भी किस पे ही कन्वर्ज करेगा, अल्फा पे। तो मैंने एक सीक्वेंस लिया था, वो सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स था। क्या गारंटी थी इस बात की, ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ रिजल्ट में इंटीजर वैल्यूज देता है, और नीचे नेचुरल नंबर्स पड़े हुए थे, और ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स था। ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है अल्फा को, तो अल्फा को कन्वर्ज करने वाला एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स हमने लाके दिखा दिया है। तो यही काम हमने किया था, इसमें अभी तक किसी को डाउट है? नो नो मैम। मैम। इसमें मुझे आपको और एक, ऊपर वापस आते हैं, कोई चीज़ रह गई थी हमारी। हाँ, इसका कुछ एग्जाम्पल अगर हमें मिल जाए, ए एन कन्वर्जेस टू ए डिसकंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ ए एन तो ए को कन्वर्ज कर जाए, बी एन ए को कन्वर्ज कर जाए, एफ ऑफ ए एन L1 को और एफ ऑफ बी एन L2 को अलग अलग पे कन्वर्ज कर जाए। एफ ऑफ ए एन, एक तो हमें ये मिल गया था, इसी सीक्वेंस में कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर पाए, अगर कोई ऐसी सीक्वेंस लाके दिखा दें सच दैट, वो तो -1 पे जा रहा है, और एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज, ठीक है, इस सीक्वेंस में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, sin1/x। चलो मैं उसको सोचती हूँ, अभी आपको कोई और एग्जांपल बताती हूँ। मैम जो ये एग्जांपल लिया था, ये सिर्फ 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, किसी और पॉइंट पे भी है? ये वाला, हाँ मैम। ये तो हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, मैं ये जो बात बता रही थी वो बीच में रह गई थी, रैशनल इरेशनल को बताते बताते। ये मैंने 0 के लिए काम किया, अगर यही काम जो मैंने किया था, ए एन को √2/n ले लिया था, ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा था, अगर यही काम किसके लिए करते हम, किसी भी रियल नंबर के लिए करते, तो कोई भी रियल नंबर अल्फा लेती मैं, ठीक है, उस पर लिमिट चेक करते हम, तो क्या करते, एक सीक्वेंस बनाते, ए एन इज इक्वल टू अल्फा प्लस √2/n। ठीक है, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रहा है, अल्फा पे। अल्फा पे। अब पक्की बात है ये सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स आएगा, अभी ये मैंने नीचे शो किया है कि पक्की बात है ये सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स ही बनेगा, चाहे अल्फा रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, कुछ भी हो। जैसे ही आप एफ ऑफ अल्फा प्लस √2/n करोगे, एफ ऑफ समथिंग इरेशनल क्या आ रहा है, इरेशनल के रिजल्ट में क्या आ रहा है, -1 आएगा। -1 आएगा। सो दिस ऑलवेज कन्वर्जेस टू -1। ठीक है, अगर अल्फा आपका रैशनल हुआ, अगर आपका अल्फा रैशनल था, हाँ ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा क्या आना चाहिए था, ए एन कन्वर्जेस टू अल्फा, एफ ऑफ ए एन -1 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है, अगर हमने एफ ऑफ ए नहीं, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ ए एन क्या अल्फा पे एफ ऑफ अल्फा पे कन्वर्ज करेगा, मैम अल्फा रैशनल है या इरेशनल है? अल्फा रैशनल है, हाँ अगर मैम, अल्फा तब तो रैशनल अल्फा है अल्फा पे नहीं कन्वर्ट कर रहे। तो अल्फा एफ ऑफ अल्फा पे कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमने किसी भी पॉइंट लेकिन पे, मैम अगर अभी क्या दिखाया हमने, अभी तक हमने सिर्फ ये दिखाया है कि मतलब अल्फा अगर रैशनल, इरेशनल हुआ तो मैम, अगर अल्फा रैशनल हुआ तो उस पर डिसकंटिन्यूटी शो करी है अभी तक हमने। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा गचमच हो रहा है। जैसे एफ ऑफ एक्स था हमारा 1 -1, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू, अब एक तो इसमें सीक्वेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल वाला क्राइटेरिया, उसको भी हम देखेंगे, पर हम एक जनरल क्राइटेरिया लेके चलते हैं। तो मैंने अभी सीक्वेंस क्या लिया था, कोई भी अल्फा है उस पर हम लिमिट चेक करना चाहते हैं, हमारा मेन एम है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा एफ ऑफ एक्स को
चेक करना क्या ये एफ ऑफ अल्फा के बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये हम देखना चाहते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, तो इस पर कन्वर्ज करने वाला क्या लें, कोई सीक्वेंस ले लें। कौन सा सीक्वेंस लें, अल्फा प्लस रूट 2 बाय एन, ठीक है। इस पर कन्वर्ज करने वाला हमने इररेशनल का सीक्वेंस ले लिया, दिस कन्वर्जेस टू अल्फा। पर जैसे ही आप एफ अप्लाई करते हो इस सीक्वेंस पे, क्या हो जाता है, अल्फा प्लस रूट 2 बाय एन। एफ के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इररेशनल नंबर्स, तो एक सीक्वेंस क्या बन जाएगा, -1 -1 -1 -1। क्यों, क्योंकि इररेशनल पे वो -1 वैल्यू दे रहा था। तो अब ये जो एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट 2 बाय एन है, ये किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, -1 पे। ये बात सबको समझ में आई, जिसको क्लियर नहीं है Yes, बता ma'am. सकता है, हो सकता है नए स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही हो। कौन कौन है क्लास में, एक बार देखें जरा। अंजलि, मेघा और अमित, प्राची, आप लोगों को कोई दिक्कत है? नो मैम, क्लियर। नो मैम। कहीं पे भी क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, ठीक है। सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू अल्फा, एफ ऑफ दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू -1। लेकिन अभी हमें चेक करना है कि एफ ऑफ, कंडीशन क्या थी, ए एन कन्वर्जेस टू ए, क्या एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए, ये हमें चेक करना था। पर एफ ऑफ ए एन यहाँ पे -1 को कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, मैंने यहाँ पे अल्फा लिया है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या है, अल्फा एक रैशनल नंबर था, One होगा। रैशनल के केस में वो क्या है, 1 है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा हमारा 1 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस इज, सॉरी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट अल्फा। उस अल्फा पे ए एन तो अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा था, बट एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ अल्फा पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। अल्फा कौन सा नंबर लिया था, रैशनल नंबर लिया था, तो डिसकंटिन्यूअस एट कोई भी आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर था, तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल रैशनल बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। आप ये जो 2-3 क्राइटेरिया मैंने बताए हैं, किसी भी तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। सीक्वेंस ऑफ रैशनल इररेशनल जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसी फंक्शन के लिए इररेशनल और इररेशनल के सीक्वेंस अलग अलग लेके बताया था, आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ। किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, आपको पता है ये डिरिचलेट फंक्शन है, ये एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस है, बस हम इसको प्रूव करना जा रहे हैं। अब कोई रैशनल का सीक्वेंस लो कन्वर्जिंग टू अल्फा, तो रैशनल का सीक्वेंस कुछ ऐसा दिखेगा कन्वर्जिंग टू अल्फा, जो अभी अभी मैंने ऊपर बताया है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल, ऊपर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नीचे नेचुरल्स हैं, ये अल्फा पे कन्वर्ज करेगा। एक बार इसको चेक कर लो, क्या ये एफ, अब सॉरी मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू क्यू सी, मतलब इररेशनल नंबर ले रही हूँ, ठीक है। रैशनल्स पर डिसकंटिन्यूटी हम शो कर चुके हैं, अब इररेशनल्स की बात करेंगे। दिस इज अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू अल्फा, एफ ऑफ दिस सीक्वेंस इज, अब एफ ऑफ रैशनल, जब आप रैशनल पुट कर रहे हो तो फंक्शन क्या कह रहा है, रैशनल पुट कर रहे हैं, फंक्शन कह रहा है कि 1 आएगा, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 1। अब ये कांस्टेंट सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करता है, ऑब्वियसली 1 पे। तो क्या ये एफ ऑफ अल्फा के बराबर आ रहा है, अल्फा एक इररेशनल नंबर था और इररेशनल नंबर पे फंक्शन 1 वैल्यू ले रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब -1 है ये, तो एफ ऑफ अल्फा के बराबर नहीं आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि वो कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, इररेशनल नंबर है, कोई भी आर्बिट्रेरी इररेशनल है, तो सभी इररेशनल्स के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो रैशनल्स पे भी डिसकंटिन्यूअस है और इररेशनल्स पे भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यस मैम। हर जगह डिसकंटिन्यूअस है। अब एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, इस टाइप के फंक्शंस हैं उनको कैसे जज किया जाए। जैसे मान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, एफ ऑफ एक्स इस टाइप का दे रखा होगा, पी ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू, हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा होता है एक्स का,
अभी तो ये इजी था 1 और -1 हमारे लिए चेक करना, हमें इसका कुछ आइडिया भी था कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ वो लेने पड़ेंगे सीक्वेंसेस इसको डिस्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का दे रखा हो, ये दिखता डिरिचलेट फंक्शन जैसा है, लेकिन यहाँ पे px और qx कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 दे रखा हो, यहाँ पे x दे रखा हो, कुछ इस तरीके का भी दे रखा हो सकता है। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में हम क्या बात करेंगे। इसके लिए क्या होता है, इसकी लिमिट कब कब एग्जिस्ट कर सकती है, हमें ये जानना होता है। इसकी लिमिट उन अल्फाज के लिए एग्जिस्ट करेगी सच दैट पी अल्फा इज इक्वल टू क्यू अल्फा। इसमें वही क्राइटेरिया लगता है, कोई भी ए एन सीक्वेंस लें कन्वर्जिंग टू कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इस पे कन्वर्ज करने वाला कोई भी सीक्वेंस ऑफ रैशनल लेते हैं, ए एन कन्वर्जिंग टू ए, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एन क्या आने वाला है बताओ, पी ऑफ एन। पी ऑफ एन। अब देखो p और q यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे, गिवन ये होगा कि p एंड q आर, एक सेकेंड, p एंड q आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ऐसा नहीं करेगा कि वो p और q को भी डिसकंटिन्यूअस दे दे। तो जब आप लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन लगाओगे दोनों तरफ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के लाएं जल्दी से, पता चले हमें कि एफ ऑफ एन कहाँ पे कन्वर्ज करता है, तो क्या होगा, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट अंदर चली जाएगी, और आपको पता है कि एन कहाँ पे कन्वर्ज करता है, ये आप लेके चले हो, ये पूरा आप काम कर रहे हो, आपने शुरुआती कहाँ से की थी, ए एन कन्वर्जेस टू ए, तो लिमिट एफ ऑफ एन क्या आ जाने वाला है, पी ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ एन कन्वर्जेस टू, सॉरी f ऑफ एन कन्वर्जेस टू f ऑफ ए, सॉरी p ऑफ ए, ठीक है, ये तो हो गया। सिमिलरली अगर कोई सीक्वेंस लिया जाए bn a पे कन्वर्ज करने वाला, और ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स था, यहाँ पे लिख लेना, शायद मैं लिखना भूल गई, an इज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल कन्वर्जिंग टू ए। एक दूसरा सीक्वेंस लेते हैं bn सीक्वेंस ऑफ इरैशनल्स कन्वर्जिंग टू ए। मैं कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रही हूँ, कोई बता सकता है? कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करते हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया, ये इस क्राइटेरिया में हमने क्या बोला था, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए एन कन्वर्जिंग टू क्यू, फॉर ऑल ए एन ऑफ रैशनल्स कन्वर्जिंग टू ए एफ ऑफ एन कन्वर्जेस टू एल, एंड बी एन इन क्यू कन्वर्जिंग टू ए एफ ऑफ बी एन कन्वर्जेस टू एल। मतलब कोई भी सीक्वेंस ऑफ रैशनल निकाल लो, मैम ये कंटिन्यूटी का नहीं, कॉन्टिन्यूटी का नहीं, सिर्फ लिमिट का है, अभी सिर्फ लिमिट पे ध्यान दो, ठीक है। ये क्राइटेरिया मैं यूज कर रही हूँ पॉजिटिवली, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज नहीं कर रही हूँ, देखो अभी मैं यूज करके बताऊंगी तो समझ में आएगा। जब एफ ऑफ बी एन किया हमने तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होल्ड होगा, एफ ऑफ बी एन करते यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, नीचे कौन सा फंक्शन था, क्यू एक्स, तो बी एन क्योंकि रैशनल्स इरैशनल्स की सीक्वेंस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ बी एन, ठीक है, एफ ऑफ बी एन इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी एन, जब आप उसके अंदर इरैशनल डालोगे। लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, लिमिट लगेगी यहाँ पे बी एन पे, बी एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ए पे, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एन पी ए पे कन्वर्ज कर गया, एफ ऑफ बी एन किस पे कन्वर्ज कर गया, क्यू ए पे। अभी ऊपर कहा गया था कि एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, क्या मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये दोनों सेम एल पे कन्वर्ज करें, दिख रहा है सबको, दे मस्ट कन्वर्ज टू सेम एल। तो अभी हम वही निकालना चाहते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो जिस पे भी एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन कन्वर्ज कर रहे हैं, एक पी ए पे कन्वर्ज कर रहा है, एक क्यू ए पे कन्वर्ज कर रहा है, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब
जिन जिन a वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वल होंगे उन उन वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद फंक्शनल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप देख ही लोगे कि सेम सेम वैल्यूज है, इन इन वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ फंक्शनल वैल्यू का भी रोल आ जाएगा, फंक्शनल वैल्यू भी सेम हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ आपको, तो ये आ जाएंगे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब पी ए माइनस क्यू ए इज इक्वल टू 0, या फिर मैं लिख दूं रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू तब 0। ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कंटिन्यूअस है ये तो कह नहीं सकते। हाँ, एक मिनट, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ये निकल के आएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी बन के आएंगे। जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स कब होगा, रैशनल्स के लिए, और ये होगा इरेशनल्स के लिए। ठीक है, लिमिट कहाँ पे इसकी एग्जिस्ट करेगी, when px is equal to qx, ठीक है, 0 पे। x इज इक्वल टू माइनस एक्स हाँ मैम, यानी x 0 इक्वल पे। टू 0 पे, बिल्कुल। तो जब आप x को 0 से रिप्लेस करोगे, x यहाँ पे जब आप x को 0 रखोगे तो क्या आएगा, उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू 0 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू, कौन से पॉइंट पे, हाँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू f ऑफ x 0 निकल के आएगी यहाँ पे इस केस में। x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो आएगी भी 0, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा बना था x और माइनस एक्स, तो आप देखोगे लिमिटिंग वैल्यू दोनों तरफ से, रैशनल से भी इरेशनल से भी 0 ही आने वाली है। पर जब x की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पे, 0 और माइनस 0, तो फंक्शनल वैल्यू भी तो 0 ही निकल के आएगी, विच इज इक्वल टू f ऑफ 0। कहने का मतलब ये है, चाहे आप इसमें 0 पुट करके देख लो, जैसे फंक्शन आपका x था, यहाँ पे माइनस एक्स था, रैशनल उठा लो, रैशनल नंबर है ना 0, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे 0 निकल के आ जाएगा। 0 एक रैशनल नंबर है, उसके ऊपर आप वैल्यू चेक कर लोगे तो किसी भी एक के अकॉर्डिंग वैल्यू चेक होगी। अब तो यहाँ पे तो चलो 0 पे था, x अप्रोचिंग टू, हाँ ठीक है, मान लेते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 होता तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती। जैसे मैं और एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको, तो जब आप लिमिटिंग वैल्यू इसकी देखोगे, आप इन दोनों को इक्वेट करके वो एक कॉमन वैल्यू निकालोगे जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट यहाँ केवल और केवल 0 के लिए करेगी। तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो भी तो वहां पे सेम आने वाली है। एक और एग्जांपल देखो, इसका निकालो क्या, x equals to 1 पे। x इक्वल्स टू 1 पे होगी, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है, लिमिट एग्जिस्ट के लिए सिर्फ वो सीधे डायरेक्टली लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिखने में तो हमें लग रहा था 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, पर यहाँ पे सिंगल ही पॉइंट आया, क्वाड्रेटिक बनी है, पर उसका सेम रूट्स आ रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 आएगा या -1 आएगा, -1 आएगा, नहीं 1 आना चाहिए, हाँ 1 आएगा, 1 माइनस 2, ठीक है, 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जब x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालना फंक्शन की, 1 कहाँ पे सेटिस्फाई होगा, इधर होगा, रैशनल्स में। रैशनल्स में होगा, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, -1। -1। अब उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी कहीं से अप्रोच करो, रैशनल की तरफ से अप्रोच करके देख रहे हो, एक जनरल सा लॉजिकल आइडिया लो, यहाँ से मेथड में मत जाओ, सिर्फ लॉजिकल आइडिया लो। इरेशनल्स की तरफ से आप अप्रोच करोगे तो यहाँ पे x को 1
की तरफ अप्रोच कराओगे 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, ये 1 पे ही जाने वाला है, मतलब -1 ही होने वाला है। ये तो है ही कांस्टेंट -1। तो क्या होता है, ये सेम सेम बन जाते हैं। जैसे ही आप वो कॉमन पॉइंट निकाल लेते हो, जितने भी वो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स निकाल लेते हो जिन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिटिंग वैल्यू तो वो आती ही आती है। फंक्शन एक तरीके से कांस्टेंट इमेजिन किया करो वहां पे। जैसे अब हम 2 का एग्जाम्पल लेके देखेंगे, तो जब हमने f(1) निकाला तो वो क्या आएगा, वो भी -1 ही आएगा। और ऐसा हर एग्जाम्पल में होने वाला है। कुछ और लेके देखते हैं, यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आप बताना मुझे। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या आएंगी, +-2। +-2 आएंगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो f(-2) निकालो और f(2) निकालो, क्या आने वाला है, दोनों ही 4 आने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैंने जो भी लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू तो बन ही जाएगी, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का कंसेप्ट ही कहाँ से आया है, जब ये दोनों इक्वल हुए हैं। हाँ मैम, समझ में आया। ठीक है, आप ऐसा, मतलब ऐसे एग्जाम्पल, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जैम के एग्जाम में, तो ये तो लॉटरी की बात है आपके लिए। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, इससे थोड़ा सा अलग है, पिछले 1-2 दिन से जो हम काम कर रहे हैं उससे थोड़ा रिलेट करता है, कोई भी कर सकता है वैसे उस क्वेश्चन को। यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं वो क्वेश्चन देती हूँ फिर आपको, जैम में आया हुआ प्रीवियस ईयर Yes, ma'am. Clear है। 2013 में आया है। अच्छे से दिमाग लगा के इसकी कॉन्टिन्यूटी बताना, कंसेप्ट तो ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको एफ ऑफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। क्या दे रखा है, साइन ऑफ greatest integer of -x square divided by greatest integer of -x square, x is non-zero, alpha if x is 0. So this function alpha की किस वैल्यू के लिए continuous है, is continuous for alpha is equal to, ऑप्शंस भी दे देते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं ना आज, वो एक बार क्लास के बाद रुक जाना, 5-10 मिनट, आपको कुछ पूछना हो तो, नहीं तो मैं ही बता दूंगी अगर आपको कुछ नहीं पूछना होगा तो। 0 आप सब लोग एमडीयू से हो, आप तीनों, अंजलि और कौन कौन है, मेघा और प्राची। मैम मैम आईसी मैं कॉलेज। डिपार्टमेंट अच्छा, से। 2 आईसी कॉलेज से, आईसी कॉलेज। या तीनों आईसी कॉलेज से। नहीं मैम, मैं एमडीयू से हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स। कौन, आपका नाम क्या है? प्राची। प्राची। प्राची, ठीक है। ट्राई करो इसको। मैम थर्ड ऑप्शन, साइन ऑफ 1। ठीक है, देखते हैं। मैम हम्म, मेरा तो फोर्थ ऑप्शन आया मैम। अच्छा, चलो कर लो सब लोग। ध्यान से करना बस।
किसी का नहीं हुआ क्या? रुको मैम। दो बजे आप लोग फ्री रहते हो? क्लास तो नहीं होती आपकी? क्योंकि 2 बजे भी क्लास होती है एक। मैम 2 बजे से कितने बजे तक होती है? 2 से 3:30 होती है। 1.5 घंटे की वो होती है, 1.5 घंटे की ये होती है। ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। ठीक है। चलो करें डिस्कस। हाँ मैम, डिस्कस करो। क्या वो निकला नहीं? नहीं मैम। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें ध्यान रखना था। ऑप्शन 3 आया मैम। ऑप्शन 3 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो क्या होगा? लिमिट एक्स मैम अप्रोचिंग एक्स टू, चाहे हम लेफ्ट से लें चाहे राइट से लें, वो जब हम सेम एक्स ही होगा। स्क्वायर करेंगे। हाँ। सेम ही होगा। ठीक है, जैसे हमें निकालनी है, अच्छा 0 पे, ठीक है, साइन ऑफ -x² डिवाइडेड बाय -x²। ठीक है, 0 को आप चाहे राइट से अप्रोच करोगे या लेफ्ट से अप्रोच करोगे, बात एक ही है। लेकिन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे हम 0 पे अप्रोच कर रहे हैं, मान लो हम 0.1 की तरफ से 0 पे अप्रोच कर रहे हैं राइट से, या फिर लेफ्ट से कर रहे हैं -0.1, वो जो भी हो, 0 यहाँ पे पड़ा है आपका। जब आप इधर से अप्रोच करोगे तो क्या पुट करोगे? साइन ऑफ -0.1, -0.001, -0.0001, इस तरीके के पॉइंट्स आएंगे लेफ्ट से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, या राइट से कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है, एक्स स्क्वायर कर देंगे ना। हाँ ठीक है, उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? -0.1 का स्क्वायर। मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर कर लिया, चलो ठीक है, स्क्वायर कर लिया तो 0.01 हो जाएगा, नीचे भी 0.01। ठीक है, अब इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ 0.00 समथिंग, -1। -1। तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ -1, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे भी -1। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही था, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे थे उसका। ठीक है, तो दोनों के लिए आंसर क्या आने वाला है? साइन ऑफ 1 ही आएगा। समझ में आया? हाँ मैम। यस मिस। ठीक है, तो साइन ऑफ 1 मैम आंसर आएगा। वो जो वाला एक फॉर्मूला होता है ना, साइन साइन एक्स ऑफ 1 बाई किस, एक्स। एक सेकेंड, साइन ऑफ 1 किसको पुट करेंगे? अल्फा को। तो अगर ये साइन ऑफ 1 हो गया तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर साइन 1 की जगह कुछ भी साइन 2 लिख दिया होता तो एक कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी बनती? ऊपर साइन First 1 type. लिखा है। हाँ, फर्स्ट टाइप की मैम रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। साइन 2 को साइन 1 से रिप्लेस करके इसको कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता था ना। तो इस टाइप की कॉन्टिन्यूटी को, डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल, जहाँ पे फंक्शनल वैल्यू अलग हो और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, तो फंक्शनल वैल्यू को चेंज करके बनाया जा सके फंक्शन को कॉन्टिन्यूस, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब बोलो निर्माल्या। वो मैम एक फॉर्मूला होता है ना, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, वो मैम लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। नहीं नहीं, 0 ही होता है। मैम साइन तो एक्स बाई वो एक्स दिस इज इक्वल टू 1।
उसको क्यों नहीं यूज किया यहाँ पर? उसमें क्या होता है, साइन ऑफ, मैंने ऐसे भी लिखवाया था शायद आपको, साइन ऑफ स्माइली बाय स्माइली, लिमिट एक्स अप्रोचिंग, लिमिट ऑफ स्माइली अप्रोचिंग टू 0। ये स्माइली 0 को अप्रोच करना चाहिए, साइन ऑफ दिस कर रहे हो और डिवाइडेड बाय वही चीज कर रहे हो, तो ये जो स्माइली वाली चीज है इसके अंदर कुछ भी पड़ा हो, ऊपर नीचे बस सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है, ऊपर स्माइली है तो नीचे भी स्माइली होनी चाहिए, तो ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, तब ये 1 आएगा। तो क्या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 0 को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, क्या ये 0 को अप्रोच कर रहा है? अगर ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये 0 आ रहा है तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर 1 लिखोगे, और अगर ये 0 नहीं आ रहा तो वो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो जो लिमिट का ये इसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है? तो इस मैम वो तो 0 ही देगा मैम, अगर एक्स नहीं देगा, 0 कहाँ दे रहा, अभी हमने चेक किया था ऊपर, एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 नहीं देगा, हमेशा -1 देगा, हाँ 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 हाँ, हमेशा ठीक ठीक -1 ठीक। देगा ना, ऊपर हमने देखा, चाहे ओ, लेफ्ट हैंड से देखो चाहे राइट हैंड से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया दिस हुआ इज ना। नॉट इक्वल टू 0। तो क्या? फॉर्मूला यूज करते टाइम हमें ये बातें ध्यान रखनी कि क्या जो नेसेसरी कंडीशन है इस फॉर्मूले की वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। हाँ, समझ में आ गई मैम, समझ में आ गई। ठीक है, 1 मिनट रुकना, कोई और क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक एक और लिमिट पूछती हूँ, वो बताना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 और ये फंक्शन साथ में पड़ा है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखनी है आपको, LHL और RHL निकालना है। और एक वो जो चीज़ मैं बता रही थी शायद 2-3 क्लासेस पहले, जो PN/QN था, उसमें PN/QN नॉट इक्वल टू अल्फा, जब ऐसा बोला जाता है ना AN नॉट इक्वल टू अल्फा, ये वाली बात जब बोली जाती है कि AN अप्रोचेस टू अल्फा बट AN नॉट इक्वल टू अल्फा, AN नॉट इक्वल टू अल्फा का मतलब होता है AN इज नॉट इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, एक भी टर्म उसकी अल्फा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बुक में देखा था मैंने। तो जो Pn और Qn के लिए चॉइसेस बचती हैं, Pn और Qn अलग अलग तो कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठे Pn/Qn एक कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं हो सकता, और यही बस डाइवर्जेंट की चॉइस बचती है फिर इसके पास, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, ऑसिलेटिंग भी नहीं बचेगा फिर। इसके रिगार्डिंग मुझे थॉमस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज बतानी है, चलो देखते हैं, कल बताएंगे। मैम लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये 0 है और ये डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, देखते हैं। आपने पहले करी हुई है जो आज क्लास में हो रहा है? काजल मैम ने करा रखा है ये? मैम ये क्वेश्चंस नहीं हुए, पर ये डिरिचलेट वाला जो आपने बताया था ना कि हम दोनों वैल्यूज फिक्स करते हैं, ये एक बार डिस्कस हुआ था। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट कराया था, कह तो रही थी वो मुझसे। लीनियर आपका कितना रहता है? मैम लीनियर में अभी हम एलटी पढ़ रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही किया था, और आइगन वैल्यूज वगैरह वाले टॉपिक हमारे रहते हैं कुछ। अभी हमने सिंपल मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और वेक्टर स्पेसेस ही किया है। अच्छा, डिटरमिनेंट्स हाँ तो मैम। काजल मैम कराएंगे आप। हाँ बताओ। मैम LHS लेफ्ट 0। हैंड लिमिट, यस मैम, और ठीक राइट है, हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 2 वोट आ गए इस पे। मेरा भी सेम है। चलो फिर तो सही होगा। ठीक है, चेक करें क्या? अगर LHL निकाल रहे हो तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव, यानी हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, कैसे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x को -h से रिप्लेस कर देते हैं, यही करते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट को इजी बनाने के लिए, 0 to -h। ठीक है, हाँ यही करते हैं। सो x को -h से रिप्लेस कर देंगे, प्लस -h नहीं, ठीक है, 1 माइनस, क्या करते हैं, मैं तो डायरेक्टली निकाल लेती हूँ। क्या करते हो अगर x अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव होता है तो x को 0 -h कर देते हैं। यस मैम, लेकिन इधर -h पे मॉड भी लगेगा ना सेकंड ब्रैकेट में, हाँ हाँ वो ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। -h, 1 -h डिवाइडेड बाय -h, और ये साइन ऑफ 1 बाय -h। ठीक है, तो ये क्या आ जाने वाला है, क्योंकि h हमें पता है h ग्रेटर देन 0 होता है, -h विल बी लेस देन 0, तो -h, और ये क्या हो जाएगा, +h, 1 -h डिवाइडेड बाय -h। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो जाएगा, और ये एक बचेगा -h² डिवाइडेड बाय -h साइन ऑफ -1/h, जिसको आप माइनस बाहर भी ले सकते हो जिसका आप चाहो तो। ये क्या बन जाएगा, h साइन 1/h, और उसका नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 टाइम्स अ बाउंडेड फंक्शन, 0 इंटू बाउंडेड इम्प्लाइज आंसर 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। अगर यहीं पे राइट हैंड लिमिट पूछी गई होती तो h को h अप्रोचिंग टू 0 होता, और यहाँ पे x को h से रिप्लेस करते, यहाँ पे सिंपली h होता, यहाँ पे भी 1 + h होता, यहाँ पे +h होता, और यहाँ पे भी +h होता, तो मॉड h बन जाता, और ये बनता हमारे पास h + h डिवाइडेड बाय h, तो ये निकल के आता 2 + h टू साइन 1/h, 2 + h इंटू साइन 1/h।
ठीक है, यही आ रहा है ना, कैलकुलेशंस देख लेना आप लोग जिसने सॉल्व किया है। तो ये क्या बनता है, 2 sin 1/h प्लस h sin 1/h। चलो h sin 1/h पे तो लिमिट 0 को अप्रोच कराओगे तो 0 आ ही जाएगा। लेकिन अब इसका क्या, हम जानते हैं कि इस पे लिमिटिंग वैल्यू 0 अप्रोच कराएंगे तो साइन 1/h की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, सो इसकी वजह से डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। तो ये हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे थे, तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से 0 आई थी हमारी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड के अंदर जाएगा ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूटीज पूछी जाए इसकी। ठीक है, मैम इसका एक नहीं बार हुआ लेफ्ट था हैंड उसको लिमिट क्लियर। को बता दो। लेफ्ट हैंड कहाँ गई, यहाँ पे थी। लेफ्ट हैंड में हमने क्या किया था, h को -h से रिप्लेस करना होता है, ठीक है ना। हाँ मैम। इसमें वैसे भी कर सकते हो, h और -h का तरीका ना भी लगाओ तो मॉड x के लिए केसेस लेके चलो। मॉड x लेस देन 0 के लिए मॉड x इज -x, x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हम ऐसे तरीके भी डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, बड़े हो गए हैं अब हम। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए x ही रहेगा, तो बस वहाँ से आप डायरेक्टली आइडिया ले सकते थे। सिर्फ इसकी वजह से जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने चेंज कर दिया था, क्या था, -h प्लस मॉड ऑफ -h था ना, 1 -h डिवाइडेड बाय -h साइन ऑफ 1/-h, ये था कुछ ऐसा। तो जब ये मॉड ऑफ -h ओपन हुआ तो क्या हुआ, मॉडुलस में h नेगेटिव था, हाँ सॉरी मैम, वो तो h पॉजिटिव ग्रेटर बन देन गए। h ग्रेटर देन 0 था ना, तो मॉड से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, ये h ही बन जाएगा। तो -h ये रहेगा -h प्लस h टाइम्स ऑफ 1 -h डिवाइडेड बाय h। जब आप इसको कैंसिल करके सॉल्व करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पहले वाला h, तो ये -h² कुछ ऐसा बच रहा है, और साथ में साइन 1/h है, तो इस पे लिमिटिंग वैल्यू 0 अप्रोच करा देना, तो क्या आ जाएगा, h sin 1/h या -h sin 1/h, 0 इंटू बाउंडेड वो वाला कंसेप्ट लग जाएगा। इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है ये, ठीक है। हाँ मैम, हो ना आगे। ध्यान से किया करो क्वेश्चंस, टाइम लेके। चलो बाकी अपना ट्राई करते रहना, जो भी प्रीवियस ईयर में अपलोड कर दूंगी मैं कल। ठीक है, अगर कोई दो फंक्शंस हैं हमारे पास, हमने उनका लिमिट पे तो क्राइटेरिया सारा देख लिया था, लेकिन अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं f और g, R2R ले लेते हैं, या जिस भी सेट पे बात कर रहे हैं सेम सेट पे ही बात करेंगे। चलो R2R ले लेते हैं, f भी R2R और g भी R2R, ये दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं तो इनके बारे में हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दैट फंक्शन, इट विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल आप ले लो, k बिलोंग्स टू R, ठीक है। f प्लस माइनस g, सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड में f इंटू जी, f इंटू जी नहीं आएगा, f ऑफ g आएगा, f और g की कंपोजिशन। प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस आ सकती है, उसके लिए हमको एग्जांपल देखते हैं अभी। नॉन जीरो सम manifold G। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस आएगी, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग लिख लेते हैं, इनकी प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस आएगी, इनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, प्रोवाइडेड gx इज नॉन ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, यहाँ पे डोमेन R है, ठीक है। क्वोशंट वाला लिख रहे हैं हम फंक्शन, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। 1/g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसको मैंने लिखा नहीं है, 1/g भी जो फंक्शन होगा, g कॉन्टिन्यूअस है तो 1/g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड g इज नॉन ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फिफ्थ, 1/g is also continuous provided gx is non-zero for all x belongs to R। और क्या हो सकता है इसके अंदर, composition of two continuous functions, ये composition भी continuous आएगा।
और हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एफ भी कॉन्टिन्यूस आएगा। 8 इनके आप प्रूफ्स देखना चाहो इजीली किसी भी बुक में मिल जाएंगे आपको, सिंपल प्रूफ होते हैं एप्सिलॉन डेल्टा वे से। मैक्सिमम ऑफ एफ जी और मिनिमम ऑफ एफ जी, ये जो दो फंक्शंस बनते हैं ये दोनों भी कॉन्टिन्यूस आएंगे। कैसे डिफाइन किया गया था इनको, इसका प्रूफ तो अभी आप सामने ही मिल जाएगा आपको। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, एफ प्लस जी, मैक्सिमम एफ जी होता है एफ प्लस जी प्लस मॉड ऑफ एफ माइनस जी डिवाइडेड बाई 2, और मिनिमम ऑफ एफ जी क्या होता है, एफ प्लस जी माइनस मॉड ऑफ एफ माइनस जी डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूस था, मॉडुलस कॉन्टिन्यूस था, यहाँ पे एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूस था, मॉडुलस कॉन्टिन्यूस था। और सेकेंड प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा कि सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो पहले में सम कर रखा है इन फंक्शंस का, दूसरे में डिफरेंस कर रखा है, ये दोनों भी कॉन्टिन्यूस होंगे, सिंपल। ठीक है, यस मैम। ये तो सामने ही दिख रहा है हमें। बाकियों के प्रूफ्स आप देख सकते हो, एक दूसरे की हेल्प से और भी प्रूफ्स हो जाएंगे। जैसे कि आपने अगर 1/g को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया और एफ इन टू जी को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया, तो प्रोडक्ट को आप कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दोगे, 1/g को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दोगे, तो एक फंक्शन और उसकी प्रोडक्ट को आप कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दोगे, क्योंकि 1/g को आप कॉन्टिन्यूस प्रूव कर चुके हो, प्रोडक्ट को भी कर चुके हो, तो एफ इन टू 1/g विल ऑल्सो भी कॉन्टिन्यूस। तो कम प्रूफ्स करोगे उसमें बाकी सारे प्रूफ्स हो जाएंगे। कॉम्पोजिशन भी हमने देख ली, मॉडुलस भी देख लिया, तो मेन तो यही चीज़ें होती हैं, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। और जनरल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस हम जानते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूस होता है। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इस टाइप के फंक्शंस, इनको क्या बोला जाता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये जितने भी होते हैं, ई रेज टू पावर एक्स, ट्रांसीडेंटल। लॉग एक्स, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, कब, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं वैसे, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म के होते हैं। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन पता है किसी को, बताओ बताओ, पता है तो। Ma'am, qx should not be equal to 0 for all x belonging to the domain. एक और बात है इसके बारे में, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन में एक और बात है, क्या ये Ma'am, रैशनल फंक्शन है, साइन एक्स degree. बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मैं बोल रही हूँ, इज दिस अ रैशनल फंक्शन। No, ma'am. Px and qx must be polynomial पॉलिनोमियल, functions. हाँ वही चीज़ तो मैं पूछ रही थी आपसे। तो पी एक्स और क्यू एक्स अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस हों, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोला जाता है, रैशनल फंक्शन। और क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो तो जब भी आप पी एक्स और क्यू एक्स की डोमेन निकालोगे तो उस डोमेन के अंदर तो क्यू एक्स मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन के अंदर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, उस डोमेन के अंदर क्यू एक्स वैसे भी नॉन ज़ीरो होगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रैशनल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, वो जो डोमेन उसके साथ दी गई है, जो भी सेट या डोमेन दिया गया है उसके अंदर वो उसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और किस टाइप के फंक्शंस हमने पढ़े हैं, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल है, वे दे आर आल्सो कॉन्टिन्यूस। हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कॉश एक्स, सिंच एक्स, इसको सिंच एक्स भी बोलते हैं, साइन एक्स को साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं। एक मिनट, लाइट चली गई, ब्लैकआउट हो गया, 2 मिनट रुकना।
ठीक है, इनके ग्राफ्स भी हम स्टडी करेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ग्राफ वाली क्लास में। तो अब ये सब फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनके सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस भी कॉन्टिन्यूस होंगे, कॉम्पोजिशंस भी कॉन्टिन्यूस होंगी। जैसे कि एक फंक्शन है मॉड एक्स, आप जानते हो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आप जानते हो कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अगर आपको ये फंक्शन दे दिया जाए साइन ऑफ मॉड एक्स, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? Yes, ma'am. Composition of two कॉम्पोजिशन continuous से बना है। functions. हाँ, तो बस आपको ये ऑब्जर्वेशन लेनी है कि क्या ये किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कॉम्पोजिशन से तो नहीं बना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये ऑब्जर्वेशन लेते रहना है। कभी एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन, जो भी प्रोवाइडेड फंक्शन है, वो किन की कॉम्पोजिशन से बना है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये बताना किन किन के कॉम्पोजिशन से बने हैं। बताओ, ये 3 फंक्शंस लिखे हैं हम मैंने। फर्स्ट फंक्शन तो एक्स स्क्वायर पॉलिनॉमियल फंक्शन है और साइन एक्स ट्रांसडेंटल है इनकी कॉम्पोजिशन से। दोनों ही कॉन्टिन्यूस सेकंड है। भी, हाँ जी, सेकंड भी पॉलिनॉमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कॉम्पोजिशन से बना है। ठीक है, पर वो जो फंक्शंस हैं उनको भी बताओ कि कौन कौन से फंक्शंस की कॉम्पोजिशन से बना है। ठीक है, हाँ जी। और तीसरा फंक्शन? थर्ड कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, मॉड ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस और साइन ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस। ये 3 फंक्शंस की कॉम्पोजिशन से मैंने बनाया है, कॉस ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले किस फंक्शन को लिया जाए? कॉस सब एक्स। सबसे पहले कॉस एक्स को लिया जाए। अब इसको हम एफ मान लेते हैं। जी एक्स को क्या लिया जाए? मॉड एक्स। एच एक्स को क्या लिया जाए? साइन एक्स। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम साइन के अंदर डाल रहे हैं, साइन के अंदर हम मॉड ऑफ कॉस एक्स डाल रहे हैं, तो क्या हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? साइन के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, पूरे आर पे डिफाइंड होता है, तो उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो आप, है ना। वो मना नहीं करता, कहता है मेरे अंदर कुछ भी डाल दो, नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स करोगे तब आपको ध्यान रखना है कि क्या डालोगे क्या नहीं डालोगे। अच्छा, इनवर्स फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। बोलो न्यानिश, कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन रखेंगे? कॉस ऑफ एक्स। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ, क्या ये करने से बन जाएगा हमारा फंक्शन? एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये वाला फंक्शन बनेगा इससे। करके देख लो। बनेगा कि नहीं? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? कॉस एक्स। साइन ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बन तो रहा है। इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। देखो,
एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस ऑफ एक्स। अब जी फंक्शन क्या कर रहा है, मॉडुलस कर रहा है, उसके अंदर जो भी आप पुट कर रहे हो उसको मॉडुलस करके बाहर दे रहा है वो। तो जी के अंदर आप कॉस एक्स पुट कर रहे हो तो जी क्या करेगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स कर देगा। अब एच फंक्शन क्या कर रहा है, एच फंक्शन कर रहा है, एच नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, एच फंक्शन क्या कर रहा है, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ वट एवर जो भी आप उसके अंदर पुट कर रहे हो। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है तो साइन के अंदर क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगर इस टाइप का फंक्शन पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आगे एक प्रॉपर्टी करते हैं, अगर ये क्लियर है सबको तो। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैम मॉड एक्स ट्रांसडेंटल फंक्शन में आता है क्या? मॉड एक्स पॉलिनोमियल नहीं है, हाँ ट्रांसेंडेंटल के अंदर ही आएगा आई थिंक। ट्रांसडेंटल का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल का मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक सोचा नहीं इसके बारे में। चलो अब इसको सर्च करेंगे, लेकिन जिनकी जो जो कैटेगरीज बनाई गई हैं फंक्शंस की, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, इनके अलावा जो अलग कैटेगरी है उसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को डाला गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आएगा? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इसी के अंदर आएगा, बाकी मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा ये। हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन सब के अंदर तो आएगा नहीं। बाकी इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ये लोगैरिथमिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, इन सब की एक ही कैटेगरी बना के ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बोल दिया गया है। चलो देखते हैं इनको ट्रांसेंडेंटल क्यों बोला गया है, किसी को पता है तो बता भी सकता है, बाकी हम देखेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड है किसी इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर तक। ठीक है, तो एफ कॉन्टिन्यूस दे रखा है, देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी। अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस पे वो बाउंडेड भी होगा। अब यहाँ पे क्लोजनेस होना ज़रूरी है इस इंटरवल की। जैसे कि कोई फंक्शन है, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है। मान लेते हैं, चलो हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया है 0 टू इन्फिनिटी से आर तक। अभी जो इसकी डोमेन है एक इंटरवल है, चाहे मैं आर भी लेती वो भी एक इंटरवल था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी लिया जा सकता था। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरवल है ये क्या है, सेमी ओपन। नहीं, एक सेकेंड, स्टेटमेंट में कंफर्म कर लूँ। बाउंडेड एंड क्लोज, ठीक है। ये जो इंटरवल होना चाहिए ना, जो भी इसकी डोमेन बनानी है, ये बाउंडेड और क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। बाउंडेड प्लस क्लोज्ड, या अलग से लिख भी सकते हो आप इसके आगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट होना चाहिए मतलब। ठीक है, कॉम्पैक्ट इंटरवल क्या होते हैं, बाउंडेड और क्लोज्ड सेट्स। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इंटरवल क्लोज तो है, ठीक है, क्लोज्ड है, पर बाउंडेड नहीं है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन ये बना, क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूस ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन बाउंडेड है। इस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस तरीके का लाइन ग्राफ। पासिंग थ्रू। लेकिन ये मैम फर्स्ट इसे हम क्वाड्रेंट के अंदर रहेगी।
क्लोज इंटरवल कैसे कहेंगे 0 to infinity को? ये क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसी के अंदर है ना। क्लोज्ड का मतलब क्या, इसके लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर आने मैम चाहिए। क्लोज इंटरवल या क्लोज सेट? क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज सेट एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरवल भी है, ये सेट। सेट तो एक जनरल टर्म हो गई ना, इंटरवल यहाँ पे स्पेसिफिकली एक इंटरवल है। वो जो ऊपर मैंने सेट लिया है वो एक इंटरवल होना चाहिए, कंडीशन ये है वो एक इंटरवल होना चाहिए प्लस बाउंडेड प्लस क्लोज्ड होना चाहिए। और अगर उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो उस पर बाउंडेड भी हो जाएगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि हर एक कंडीशन जो ऊपर लगाई गई है वो ज़रूरी है। उसके रिगार्डिंग मैं 2-3 काउंटर एग्जांपल्स लेके आपको बता रही हूँ। अभी मैंने कौन सी कंडीशन हटाई है, बाउंडेडनेस की। ये किसने क्वेश्चन पूछा था कि ये सेमी ओपन क्यों नहीं है, क्लोज्ड क्यों है। देखो क्लोज्ड का मतलब ये नहीं है कि इस ये ब्रैकेट लग गया तो इन्फिनिटी की तरफ आप क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओगे भी तो कैसे लगाओगे। इन्फिनिटी इज नॉट अ मेंबर ऑफ रियल नंबर्स ना, इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, ना कि कोई नंबर है। वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में इन्फिनिटी इंक्लूड कर ले वो सब बात अलग है, लेकिन आर के अंदर इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए इसकी तरफ ओपन साइन लगाया जाता है। एक बात तो इसके अंदर इसके सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा, यही बनेगा, परफेक्ट सेट है ये। इसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स हैं तो ये क्लोज सेट कहलाएगा। क्लोज सेट की मेन डेफिनेशन यही है, दिखने से क्लोज हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए सारे, और इसके पास हैं। अब इसको अगर कोई क्लोज कहे तो गलत कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक लिमिट पॉइंट इसका नहीं है, 0। इसके लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या है, क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज एन ओपन सेट, दिस इज नॉट क्लोज्ड। सेमी Yes, ओपन ma'am. किसको बोल, सेमी ओपन किसको बोला जाता है, इसको। ये बात ध्यान रखना, दिस इज अ सेमी ओपन। ना तो ये क्लोज सेट है ना ये ओपन सेट है, ना ये क्लोज इंटरवल है ना ये ओपन इंटरवल। इंटरवल और सेट में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा मैनक? नहीं मैम, ठीक है अभी। इंटरवल पता है आपको क्या होते हैं? इंटरवल मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स लो ए बी, उसके बीच के सारे पॉइंट्स आपके सेट में होने चाहिए तो वो सेट इंटरवल बन जाता है। इंटरवल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट। ठीक है, तो मैं यहीं पे यहाँ पे यही बता रही थी कि दिस नीड नॉट बी ओपन, यहाँ पे ये ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं है, इसको सेमी ओपन बोला जाएगा। इनफाइनाइट इंटरवल्स के केस में बात अलग हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे बाउंडेडनेस हटा दी तो क्या हुआ, बाउंडेडनेस हटाने से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, मतलब इसकी डोमेन की बाउंडेडनेस हटा दी, क्लोजनेस रखी, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था वो बाउंडेड नहीं आया। ठीक है, वो वाली जो ऊपर थ्योरम लिखी है हमने उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या हुआ, रिजल्ट भी होल्ड नहीं किया। एक भी कंडीशन आपने हटा दी तो क्या हुआ, रिजल्ट होल्ड नहीं किया। एक बार क्लोज्डनेस की कंडीशन हटा के देखो। ये पूरी तरह एग्जांपल ही क्लियर है? Yes, ma'am. एक और हाँ एग्जांपल मैम। मैं बताती हूँ। एक मैं आपको डोमेन देती हूँ, मैं देखो प्रूफ्स किसी किसी के कराऊंगी, सबके नहीं करा रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है प्रूफ्स में तो बुक्स से रेफर कर लेना, बुक भी मैं बता दूंगी, क्योंकि प्रूफ करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जहाँ पे थोड़ा सा हमें लॉजिकल प्रूफ मिल जाए, ग्राफिकल प्रूफ मिल जाए, उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी बजाय कि थियोरेटिकल प्रूफ्स में। ऐसे प्रूफ जो जल्दी बताए जा सकें उनके बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ज़रूर आना चाहिए, प्रूफ्स आए ना आए। ठीक है, ये एक फंक्शन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x डिफाइन करते हैं। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्या ये बाउंडेड होगा, ये सब बातें आपको मुझे बतानी है, क्योंकि मैंने अब क्या किया है, नहीं सॉरी 0 to 1 ले लेती हूँ। अब ये बाउंडेड है, बिल्कुल है बाउंडेड। क्या ये क्लोज्ड है? अब मैंने क्लोज्ड नहीं लिया, अब क्लोजनेस की कंडीशन हटा दी। अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस पे? हम continuous तो है, bounded नहीं रहेगा। कॉन्टिन्यूस रहेगा, बाउंडेड नहीं रहेगा।
इस फंक्शन का ग्राफ कैसा है इसमें? 1 पे 1 है ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ रहेगा। जो भी यहाँ पे डोमेन हमें दे रखी है इसके अंदर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से, और वाई एक्सिस इसकी एसिम्पटोट बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ है फंक्शन का। फंक्शन क्या है आपको दिख रहा है साफ साफ, अनबाउंडेड है। फंक्शन की रेंज क्या आएगी? रेंज सेट बताओ फंक्शन का। 1 to positive infinity. ओपन वन और क्लोज्ड वन? Closed. ओपन। यहाँ पे 1 पे ओपन है ना। Okay, मैम। ठीक है, तो इसका रेंज सेट आ जाएगा ये। बाकी लोग भी बोल रहे हैं, ऐसा लगता है क्लास में एक ही दो बच्चे हैं, एक बच्ची मैं और एक बच्ची प्राची। प्राची है आपका नाम? Yes, मैम। और लोग भी बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? यस मैम। हाँ अब मैम। कौन सी कंडीशन हटाए? कॉन्टिन्यूटी की। मुझे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन हटा के कुछ एग्जांपल बनाना है, मेरी हेल्प करो थोड़ी। अब एक डोमेन लेंगे जो ऐसी होगी, अच्छी सी दिखेगी, क्लोज्ड भी होगी, क्योंकि क्लोजनेस की हम एक बार हटा के ट्राई कर चुके हैं, बाउंडेडनेस एक बार हटा के ट्राई कर चुके हैं। अब हम कॉन्टिन्यूटी हटा के ट्राई करना चाहते हैं। कौन सा फंक्शन ले इसके लिए हम? जो अनबाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, इस इंटरवल पे डिफाइंड हो। अनबाउंडेड कॉन्टिन्यूस भी नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन इस डोमेन पे। हाँ, ऐसा कुछ ले मैम लो। मैम मैं बताऊँ मैम? हाँ बोलो बोलो। मैम ऐसा ले लो, इफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1 to r। 2r, ठीक है। हाँ, और 1 for x greater than 0, 0 for x equal to 0, -1 for x less than 0। मैम ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये फंक्शन तो बाउंडेड है। अच्छा, आपने ये मतलब शो x किया। equal to 0, हाँ वो x equal to ठीक है। 0 देखो हम क्या शो करना चाहते थे, ठीक है आपकी बात। हम शो ये करना चाहते हैं कि अगर हम कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन हटा दें और वो दोनों कंडीशंस वैसे ही रखें, तो फंक्शन का बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं फंक्शन कैन बी अनबाउंडेड। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक एक कंडीशन हम हटा के हर केस में ट्राई कर रहे हैं डिस्प्रूव करने का कि फंक्शन नीड तो नॉट मैम बी बाउंडेड। एक को 1/x ले लो। एक को 1/x ले लो, -1/x है जो भी है। ठीक है, अब ठीक है। x लेस देन 0 मतलब जो भी आपने डोमेन डिफाइन की होगी, यहाँ पे ले लेते हैं 0 to 1, -1 to 0। अब ठीक है, ये फंक्शन सबको ठीक लग रहा है? ये कुछ दिक्कत हो तो बताओ। दिस फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, ये बात तो श्योर है। अब मैंने हमने पहला जो एग्जांपल दिया था मैम, हाँ, वो कन्वर्स का हो गया। कन्वर्स का हो गया। फंक्शन बाउंडेड है बट अदर कंडीशंस नीड नॉट होल्ड। तो वो आप एग्जांपल वो भी साथ में लिख सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया था आपने? 1 -1 कुछ भी ऐसा, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, फंक्शन हमने ये लिया था इस इंटरवल पे। ये फंक्शन बाउंडेड था बट दिस वाज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैम दोनों में तो ग्रेटर देन 0, एक तो इक्वल टू गलती से लग गया। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर है? कहीं पे किसी को कोई भी डाउट हो तो यस मैम। फटाफट से बोले। चलो फिर ऐसी बात है तो कल कंटिन्यू करेंगे हम इसको। कल क्लास की टाइमिंग एक बार नोट कर लो, बाकी आप लोगों से बात भी करनी है मुझे, नए स्टूडेंट से। कल की टाइमिंग कल रहेगी 2 बजे एक तो टाइमिंग,
पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत होगी 2 बजे आके, डायगोनलाइजेबिलिटी चल रहा है उसमें, लीनियर अलजेब्रा में। तो आपके लिए 6 बजे का टाइम रहेगा शाम की क्लास का, जो रियल की क्लास है उसके लिए, ठीक है। तो 6 बजे आना है सबको रियल की क्लास में कल। और